हेलो एवरीवन, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट 5 वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको हर सेट में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस पार्टी के उदय व पतन के मुख्य कारण क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहता है हमारा, व्हाट वेयर मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैंने इस क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी करा रखा है, मैंने अच्छे खासे कंसेप्ट भी आपको दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से इस कंसेप्ट आपका बैठ जाए। तो चलिए, यहाँ पे कहता क्या है कि देखिए, जब से अपना देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1967 तक, यानी कहने का मतलब कि पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव तथा तीसरे आम चुनाव, तीनों में पहला आम चुनाव आपका 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा आम चुनाव 1962 में। 1962 प्लस 5 इक्वल टू 1967। तो कहता है कि 1947 से लेकर 1967 तक हमारे देश में कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व का दौर रहा। इसके कई कारण थे, जैसे में आपके हो गए, वह देश की सबसे बड़ी देशव्यापी पार्टी थी। दूसरे, इसे नेहरू जी का नेतृत्व प्राप्त था। तो नेहरू जी का नेतृत्व भी बहुत मतलब एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे जी, तो बहुत अदा करता है। और ये क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन में, बहुत राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी ले चुके थे। और ऐसे भी कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता शामिल थे। जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग थे, बहुत ज़्यादा किसान थे, उद्योगपति थे, शहर के बासिंदा लोग, गाँव के निवासी, मजदूर, मालिक, उच्च वर्ग का जाति का लोग, सब लोग इसमें मतलब क्या था, तो उस टाइम इसमें मिला हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो थी वो मतलब जोर शोर से चल रही थी। फिर कहता है यहाँ पे, तीसरे विपक्षी दल का अत्यंत दुर्बल थे। पहला कारण तो ये था कि सबसे बड़ी पार्टी थी, दूसरा कारण यह था कि पंडित नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था, और तीसरा कारण था कि विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल था। बिल्कुल पहले चुनाव में तो क्या हुआ था ना, कि कम्युनिस्ट पार्टी को मतलब केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी, ध्यान में रखिएगा। और जितनी भी सीटें थी लगभग, देखिए पहले आम चुनाव में आपका 489 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। 489 सीटों में से आपके कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की थी, और द्वितीय जो आम चुनाव हुआ उसमें 494 सीटें, जिसमें से 371, और तृतीय में 494 में 361, ध्यान में रखिएगा। तो इन तीनों में इनका बहुत ज़्यादा क्या था, बोलबाला रहा। ये बहुत अच्छे अपने आप को परफॉर्मेंस करते रहे। फिर यहाँ पे कहता है इसके कई कारण थे, जैसे देखिए अब कहता है कि पतन का आप लोगों ने सुना, कांग्रेस पार्टी के उदय के तो बहुत से कारण थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव टाइप के आदमी, सभी तरह के लोग क्या थे, शामिल थे। एक से एक राजनीतिक दल भी आके इसमें जुट जाते थे, आंदोलन में भाग लेते थे, और ये उस टाइम ज़्यादा मात्रा में आंदोलन भी करता था कांग्रेस पार्टी। तो इसका क्या था, बोलबाला बहुत ज़्यादा था। फिर कहता है, बात आती है पतन की, कि इसके पतन के क्या मुख्य कारण थे। तो देखिए, कहता है कि जैसे अब उसके पास नेहरू जैसा प्रभावशाली नेता नहीं था। बिल्कुल, इंदिरा गांधी तो थोड़ा सा कुछ हद तक सही चलाई थी, बट अब तो देखिए कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है, राहुल गांधी क्या कर चुके हैं। दूसरे, अनेक प्रांतीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। धीरे धीरे लोगों में विकास हुआ, देश आज़ादी होने के बाद तो लोग अलग अलग पार्टी भी बनाना शुरू कर दिए थे। तीसरे क्षेत्रीय स्तरों पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अपने अपने क्षेत्र में विपक्षी पार्टी जो था, वो अपना जो दल था उसको मजबूत कर लिया था। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में, द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में, और तृतीय आम चुनाव 1962 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। नियोजन कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, एक तरह से आप प्लानिंग कह रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग करना मतलब क्या होता है साथियों, बताइएगा पहले आप लोग। प्लानिंग करने का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं तो क्या कुछ अच्छा ही सोचेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोगों के बारे में अच्छा सोचना, इसका तो एक मुख्य रहेगा। देखिए, योजना आयोग के अनुसार मैं बता दूं आपको, योजना आयोग जब हुआ था कब, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग के अनुसार, इसी के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना आपका आता है ना, तो योजना आयोग के अनुसार नियोजन जो होता है वो एक प्रयास है। किस चीज़ का, तो अपने जो जितने भी समस्या होते हैं, अपने देश का समस्या होता है, उसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, योजना आयोग बनाया जाता है। और इसी के अंतर्गत एक नियोजन जो होता है, एक बहुत
अपना एक अहम रोल अदा करता है। कहा जाता है कि जितना भी पिछड़ा राज्य होता है या आर्थिक विकास की बात कर लें, ये सब क्या होता है, योजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना योजना बनाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात मेन है आपका नियोजन। नियोजन भी यही कहता है। तो समझेंगे कि भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। कहता है पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा, जितने भी क्वेश्चंस आपके इस तरह के आएंगे पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक आजीविका के साधन जुटाना। बिल्कुल, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या कोई भी लोग हैं उनके लिए क्या करना, आजीविका का साधन यानी जीने का साधन उपलब्ध कराना, जुटाना, ये नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ली तो राष्ट्रीय संपदा के संकेंद्रण को रोकना, यानी राष्ट्रीय संपदा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को क्या करना, बढ़ावा देना। फिर कहता है हमारा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। बिल्कुल, समानता का अधिकार देना सभी को, मतलब अब जो नीच वर्ग के लोग हैं या जो मतलब छोटे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या करना है, कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग कहता है हमारा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, औरतों के लिए, जितने भी नीच वर्ग के लोग हो गए, दलित हो गए, इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। फिर कहता है कि समाज के दुर्बल व पिछड़ों का कल्याण करना। बिल्कुल वही बात है। और एक हमारा कहता है काम की मानवीय दशाएं स्थापित करना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आए तो आप 4 पॉइंट लिखिएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे आपको हाफ नंबर दिए जाएंगे और इसी तरह से आप 4 पॉइंट लिखिएगा तो आपको 2 में 2 फुल मार्क्स दिए जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी तरह से आप 4 पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस है यही सब क्वेश्चंस का, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस कहता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। तो क्वेश्चन 3 कहता है हमारा, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझिए विदेश नीति होता क्या है। मैंने आपको विदेश नीति के बारे में प्रीवियस सेट में बताया भी था। तो दोस्तों आपके लिए सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। विदेश नीति के बारे में मैंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको कल बताया था, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए विदेश नीति होता क्या। जैसे आज के ज़माने में हमें क्या रहता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को साथ क्या संपर्क, कंटेक्ट स्थापित करना रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। मतलब कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को बात करने, मतलब कंटेक्ट रखने, जो कंटेक्ट रखा जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विदेश नीति। तो कहता है कि भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा कहता है, ऐसे मैं आपको समझा दूं कि जो जितने भी स्वतंत्र देश होते हैं ना, उनका मतलब कोई अलग नहीं रह सकता। फ्री अगर हो गए आप तो आप एक दूसरे देश पर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब संसाधन के लिए होइए चाहे किसी तरह के लिए, मतलब आपको उस पर डिपेंड होना ही होना है। तो यहाँ पे कहता है कि शीत युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। गुट निरपेक्षता के बारे में मैंने आपको सेट 2 वीडियो में ऑलरेडी अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है, थोड़ा समझ लीजिए टर्म्स को, यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तथ्य था। कौन? तो गुट निरपेक्षता। नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इस नीति का भरपूर ख्याल रखा। इसके 2 प्रमुख सूत्र हैं। किसके? तो विदेश नीति के क्या प्रमुख सूत्र 2 हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं हर एक सेट का आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दे रहा हूं। तो कहता है पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग के मामलों में विश्व के सभी देशों के साथ रहना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद की स्थापना भी की गई, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत की यहाँ पे मुख्य बात की जा रही है, तो भारत के बारे में समझेंगे। फिर हमारा कहता है कि निश्चित अवधि के लिए भीतर निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा करना। निश्चित अवधि के लिए निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पूरा करना, लेकिन रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास भी करना। तो मतलब सब तरह के देख ले। निशस्त्रीकरण के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 1 या सेट 2 में मैंने आपको बताया निशस्त्रीकरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर PDF का भाग जा रहा है, चलिए। तो कहता है हमारा क्वेश्चन 4, विच्छेदवादी आंदोलन का क्या अर्थ है। अब विच्छेदवादी कहने का मतलब होता है साथियों, विच्छेद मतलब समझते हो आप लोग, मतलब क्या होना, अलग होना। क्या होना? अलग होना। संधि विच्छेद करते हैं आप लोग। संधि करना मतलब अलग होना, संधि विच्छेद करना मतलब, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि विच्छेदवादी आंदोलन का क्या अर्थ है। तो विच्छेदवादी का अर्थ होता है राष्ट्र से अलग हो रखकर अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना। ऐसी गतिविधि चूंकि राष्ट्र विरोधी होती है, बिल्कुल राष्ट्र से अलग होकर अपना एक अलग राज्य बनाना। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का देख लीजिए ना, आए दिन जम्मू कश्मीर में क्या होता था कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दीजिए। बहुत मतलब
एक ये सब जटिल समस्या है। तो कहता है कि राष्ट्र विरोधी होती है, अतः इसका दमन किया जाता है। नागालैंड, असम, पंजाब व कश्मीर के उग्रवादी या आतंकवादी संगठन इसी प्रकार के आंदोलन चला रहे हैं। भारत सरकार ऐसे आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार नहीं कर सकती। समस्या का समाधान संविधान के ढांचे के भीतर लोकतांत्रिक तरीकों से किया जाना चाहिए। तो आप समझिएगा, विच्छेदवादी आंदोलन क्या था? मतलब अलग हो जाना। अलग हो जाना मतलब एक अलग राज्य की मांग करना, राष्ट्र से अलग होकर अपने स्वतंत्र राज्य को बनाना। अब देखिए, आप इतना भी याद रखिएगा ना कि विच्छेदवादी क्या होता है, तो आप एग्जाम में अपने से बनाकर इतना टर्म्स अगर आपको याद है कि राष्ट्र से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाना, तो आप इसके बाद जो भी मन करे इतना पॉइंट्स लिख देगा, तो नंबर क्यों नहीं देगा? बिल्कुल नंबर देगा, मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे आपको। और इसके बाद तो आप बनाकर लिखिएगा ही कि मतलब विच्छेदवादी का एक तरह से अर्थ आप लोग दूसरे अर्थों में समझ सकते हैं कि एक अपने मतलब दूसरे राज्य की मांग करना, बनाना, बोलना कि मैं दूसरे राज्य की मांग करना लोगों के द्वारा। तो ये सब आप कह सकते हो, बनाकर लिख सकते हो। बना के लिखना भी एक अपने आप में कला है दोस्तों, और मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको सामाजिक न्याय के बारे में ऑलरेडी राजनीतिक न्याय के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, और कल हम लोग आज हम लोग एक और सेट करेंगे, उसमें आपको एक नए न्याय के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक न्याय के बारे में मैंने हर एक सेट में डाला था, कभी ये सेट में तो कभी वो सेट में। तो कहता है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो समझिएगा, सामाजिक न्याय मतलब क्या होता है साथियों? अगर हम लोग समाज में न्याय चाहते हैं तो इसका मतलब होता है, एक राजनीतिक न्याय होता है, एक सामाजिक न्याय होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग के साथ कोई जाति के आधार पर भेदभाव ना करे। अरे तुम ये हो, तुम नीच वर्ग के हो, तुम मुसहर हो, तुम डोम हो, इस तरह से कोई ना करे, समझिए। फिर कहता है कि हम लोग को समानता प्राप्त हो, लड़की भी है, जो भी है उनको समाज में क्या हो, तो समानता प्राप्त हो। तो चलिए पढ़कर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सामाजिक न्याय से आशय समाज की वैसी स्थिति से है जब समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सभी की मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा पिछड़े व दुर्बल वर्गों को राज्य की ओर से विशेष आरक्षण या सुविधा दी जाए ताकि वे अपना विकास कर सकें। यह राज्य की सकारात्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग समझिएगा। कहता है यहाँ पे हमारा, एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए इरेजर सही हो गया, नहीं इरेजर ये तो और भी डेंजरस इरेजर है, चलिए हो गया, हाँ बिल्कुल अब सही हो चुका है। तो यहाँ पे समझिएगा, सामाजिक न्याय के बारे में मैं बात कर रहा था। तो सामाजिक न्याय से आशय समाज की वैसी स्थिति से है जब समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो। अब ये नहीं कि अब औरत है तो नहीं, तुम औरत है, तुम नहीं, तुम खाली खाना बनाओ, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी मान मर्यादा सुरक्षित हो, पिछड़े वर्ग दुर्बल वर्गों में क्या हो तो अच्छे से इनके साथ क्या किया जाए, तो ट्रीटमेंट किया जाए, व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट हमारा कहता है सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप लोग बता दिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी, तो यहाँ पर सोवियत प्रणाली के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग समझेंगे क्या होता है सोवियत प्रणाली। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर स्थापना की जाती है ना, तो समझिए उसके लिए कुछ ना कुछ उसके फायदे ही रहे होंगे। तो बस हमें फ़ायदे को दर्शाना है। क्या दर्शाना है? फ़ायदा दर्शाना है। तो लिख लीजिएगा सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी, तो शांति बनाए रखना, ये सब कुछ। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने होंगे। कहता है सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्न थी। क्या थी भाई? निम्न मतलब नीचे, निम्न मतलब ये जो नीचे लिखा गया, निम्नलिखित रहता है, नीचे लिखा हुआ। यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समता मूलक समाज की स्थापना की भावना से प्रेरित थी। कौन? तो आपकी सोवियत प्रणाली। इस प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं था। समझिएगा, मतलब कोई भी राजनीतिक दल इसमें भाग नहीं सकता, केवल कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी। फिर हमारा एक और देखिए 4 पॉइंट दिया है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 4 पॉइंट ही देना है। फिर कहता है इसमें अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। इस प्रणाली के द्वारा सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। मज़ा नहीं, याद कीजिए। अब याद कीजिए, अब क्या कीजिएगा, केवल बिल्कुल। कल 7 नंबर का था प्रतिद्वंदिता की भावना शीत युद्ध के लिए कैसे उत्तरदायी था। पहले समझिए कि आखिर ये शीत युद्ध होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट टर्म्स में आपको समझाया था कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति ही शीत युद्ध की शुरुआत थी। मतलब जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, समझिए वही शीत युद्ध की क्या थी, तो शुरुआत थी।
हुआ क्या था ना, यहाँ पर प्रतिद्वंदिता को मैं आज इतना अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी दिक्कत नहीं कर पाइए। कैसे हम लोग कहते हैं, प्रतिद्वंदी करते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप कभी अपने दोस्तों के साथ गए होंगे होटल में खाना खाने। होटल करने का मतलब वही जो हमारे यहाँ जो समोसा वमोसा वाला दुकान होता है, बड़े बड़े होटल में तो नहीं जा पाते हम लोग ना, तो वही समोसा वाला दुकान। तो होता क्या, आप देखिएगा एक दोस्त क्या करेगा, पहले एक दोस्त, दोनों को अगर 2-2 समोसा दे दिया जाए तो एक इंतज़ार करते रहेगा। पहले हम तो क्या करते हैं ना, कोई मेरा दोस्त आता है साथ में तो हम पहले नहीं खाते हैं, धीरे धीरे खाते रहते हैं ताकि वो पहले खाकर पैसा क्या करें, पेट कर दें। तो यही यहाँ पे समझिएगा, देखिए मतलब हानि कोई नहीं चाहता है, अपनी हानि सब चाहता है कि खा भी लें और दूसरे को नुकसान भी पहुँचा दे, लेकिन अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ पर ये बात है शीत युद्ध से। तो समझिएगा क्या होता है प्रतिद्वंदिता का मतलब, समझिएगा। देखिए हुआ क्या था कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, ध्यान रखिएगा। और जापान को क्या करा था, घुटने के बल टेकना पड़ गया था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था और फिर अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और सभी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अमेरिका ऐसा कहता था। हालांकि बात कुछ भी हो, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण अब कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि अब अमेरिका क्या चाहता था कि जनहानि को रोकने से, ये सब कुछ मतलब नहीं। लेकिन इसका जो परिणाम हुआ, यह वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का क्या हो चुका था, तो उदय हो चुका था। आपके पहले जो महाशक्ति में आ चुके थे वो था कौन, जर्मनी और जापान तो हार चुके थे ना। जर्मनी और जापान क्या हो चुके थे, तो हार चुके थे, ध्यान में रखिएगा, कौन शीत युद्ध में। फिर क्या हुआ, यहाँ जर्मनी और जापान यहाँ पर हार चुके थे, शीत युद्ध नहीं, दूसरे विश्व युद्ध में। और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ की बात कर लें तो ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। कौन, 2 देश, याद रखिएगा, ये 2 महाशक्ति के रूप में उभर गया। कौन कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो उभर गया किसमें, तो महाशक्ति के रूप में। और इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को ये प्रभावित कर सकते थे। अब क्या हुआ, प्रतिद्वंदिता भावना। अब अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ को बर्बाद कर दें, सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका को बर्बाद। लेकिन ये भी जानते थे लोग कि अगर हम उसको पे हमला करेंगे तो दोनों तो बरियार ही था, तो दोनों अगर स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा, तो वो भी उस पर तो हमला कर सकता है ना। तो जिसके कारण ये चाहता था, अमेरिका चाहता था कि अगर हमला हुआ तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे युद्ध होता है तो बहुत चीज़ों का हानि भी होता है, युद्ध होता है तो बहुत चीज़ों का हानि भी होता है। तो ये सब सोचता था कि तो फिर इसकी शक्ति कम जाती। तो यही सोचकर ये लोग क्या करते थे, प्रतिद्वंदिता की भावना उत्पन्न हुई और शीत युद्ध क्या हुआ, ज्यादा चला। लोग, शीत युद्ध का मतलब होता है कि शांति से, बिना कोई लड़ाई का युद्ध। तो लोग खाली केवल बोल बाल बातचीत से लड़ाई करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे। कहता है प्रतिद्वंदिता की भावना शीत युद्ध के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। दोनों ही महाशक्ति, कौन कौन, तो सोवियत संघ और अमेरिका, अपने गुट में लाने, नए नए आधुनिक युद्ध शास्त्रों को निर्मित करने तथा सामरिक महत्व को स्थानों पर प्रभुत्व कायम करने में एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहते थे। अब यही चाहता था कि अगर युद्ध कर लेंगे तो वो हमसे आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएं। तो इसीलिए दोनों युद्ध नहीं करना चाहता था, ना तो अमेरिका चाहता था युद्ध करना, ना तो सोवियत संघ चाहता था युद्ध करना। तो ये दोनों क्या थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा विकास कर लें। इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों के बीच शंकाओं और अधिक बढ़ावा दिया, जिससे शीत युद्ध को बल मिला। और शीत युद्ध का मतलब होता है केवल वो बातचीत से लड़ाई, तो केवल बातचीत से कोल्ड वार यहाँ पे किया जाता था। दोनों के द्वारा, उधर से वो कोल्ड वार किया तो इधर से ये भी कोल्ड वार किया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या मतलब है। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी क्या होती है, ध्यान में रखिएगा। एक तरह की ये परमाणु बनाने के लिए जो होता है, तो ध्यान में रखेंगे। कहता है क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। सुरक्षा परिषद के कहने पर यह अभिकरण किसी गंभीर मामले की जांच पड़ताल करती है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस, ध्यान में रखिएगा। इसके सदस्य प्रसिद्ध परमाणु विशेषज्ञ अथवा वैज्ञानिक हुआ करते हैं। इसके वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा तथा तकनीकों के हस्तांतरण के मामले पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट इसे देते हैं कि परमाणु ऊर्जा व तकनीकी का रचनात्मक व शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग हुआ है या नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि यह एक प्रकार की कैसी एजेंसी है, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी एक तरह की मतलब शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को
शांतिपूर्ण बढ़ावा देने का काम कार्य करता है और इसका उद्देश्य होता है सैन्य इस्तेमाल से, मतलब सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल से रोकने से होता है कि अभी इसका उपयोग ना किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब हमारे वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। अभी देखिए जो हिरोशिमा नागासाकी है उस पर बम गिराएगा, वहाँ के अभी भी लोग क्या होते हैं, अंधे लंगड़े लूल्हे पैदे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 कहता है शांति स्थापना व शांति निर्माण में क्या अंतर है। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के निर्णयानुसार महासचिव अनेक राज्यों, बड़े राज्यों को छोड़कर सैनिक टुकड़ियों गठित करते हैं, सैनिक टुकड़ियां गठित करते हैं तथा उन्हें रण क्षेत्र में भेजकर, रण क्षेत्र कहने का मतलब युद्ध में भेजकर अनुनय विनय के साधनों से शांति की स्थिति बहाल करता है। ऐसी सेनाएं युद्धरत पक्षों को समझाकर शांति स्थापित करती है, लेकिन यदि इसी अभियान में सफलता नहीं मिलती है, विद्रोही तत्व इन सेनाओं पर घातक प्रहार करते हैं, तो सुरक्षा परिषद क्या करता है, इन सेनाओं को अधिकृत कर सकती है। ऐसे तत्वों को बलपूर्वक दमन करें, इसे शांति निर्माण की कार्यवाही कहा जाता है। मतलब समझिए शांति निर्माण, शांति स्थापित क्या होता है, सिंपल सा टर्म्स में आप समझ लीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर जो सुरक्षा परिषद होता है, मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेना जो होता है वो अपने मतलब युद्ध करना चाहता है, तो यहाँ से भी सरकार क्या होता है, शांति जो स्थापना निर्माण का अंतर जो यहाँ पर समझाना है आप लोग को, तो यहाँ से भी सुरक्षा परिषद जो होता है वो सेना को अधिकृत करता है और उन लोगों पर बलपूर्वक दमन करने को कहता है शांति बनाने के लिए बलपूर्वक दमन करने के लिए भी कहता है। तो यही हमारा शांति स्थापना होता है। साथियों समझ में ना आया तो प्लीज़ आप लोग बताया कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी था, कि भारत में उदारीकरण के 2 सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भारत पर उदारीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का वैश्वीकरण का प्रमुख योगदान रहा। वैश्वीकरण, यस सर। उदारीकरण, सर उदारीकरण क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था कल ही ना। उदारीकरण मतलब होता है कि एक आर्थिक सुधार, मतलब एक कदम है आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया, और इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। हस्तक्षेप को कम करना मतलब आप हस्तक्षेप मत कीजिए। तो 1991 में अपनाई गई हमारी नई आर्थिक नीति ने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, 1991 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे करता है ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कि वैश्वीकरण के कारण हमें आज अत्याधुनिक तकनीकी और उससे बने साजो सामान आसानी से उपलब्ध हैं। भारत में मोबाइल फोन क्रांति को इसी रूप में देखा जा सकता है। आज मोबाइल फोन, हाँ, वैश्वीकरण का मतलब मैंने आपको अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखे हैं। अब आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ईजी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए उदारीकरण का मतलब भी आप समझ चुके हो, वैश्वीकरण का मतलब भी आप समझ चुके हो, जितने भी पॉइंट्स वाइज आ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।